हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इस नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, सो दैट आपका दोनों टॉपिक्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो इन टोटल मैंने 10 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है। आई नो थोड़े से ज़्यादा है, मगर अगर 16 मार्क्स का पूछा जाए तो आपको 10 के 10 प्रिंसिपल्स एज इट इज़ लिखने हैं। इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तब भी आपको 3 से 4 पॉइंट्स को इलेबोरेटली एक्सप्लेन करना है और बाकी के पॉइंट्स की आप हेडिंग बना दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर्स को पता लगेगा कि आपको नॉलेज तो फुल है, जस्ट जो टाइम की कमी के कारण या फिर मार्क्स की कमी के कारण आपने उसको प्रॉपरली इलेबोरेट नहीं किया है। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। जो कहता है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि सबसे पहले एक बच्चा रेंगना शुरू करता है, फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों पर स्टेबल होता है, उसके बाद वो क्या करता है, चलना शुरू करता है एंड लास्ट में दौड़ना या फिर स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज को परस्यू करता है। यानी क्या देख रहे हैं हम, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। सभी बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है रेंगने के बाद डायरेक्टली बच्चा दौड़ना शुरू कर देगा, नहीं, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ओके, तो ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को आगे ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो है स्फेलोकोडल एंड दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो स्फेलोकोडल पैटर्न में क्या है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो स्टार्ट होती है बच्चे की हेड से एंड खत्म होती है बच्चे की टोज पर। यानी कि सबसे पहले बच्चा जानेगा अपने हेड को कंट्रोल करना, उसके बाद सीखता है अपने आर्म्स को कंट्रोल करना एंड लास्ट में सीखता है अपनी लेग्स को कंट्रोल करना। यानी कि जो डेवलपमेंट है ना, वो एक पैटर्न इस तरह से फॉलो कर रही है कि सबसे पहले वो सबसे ऊपर के पार्ट को बच्चा डेवलप कर रहा है, उसका विकास हो रहा है एंड जो विकास है वो धीरे धीरे करके बच्चों की पैरों की तरफ आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है, इसका नाम दिया गया है सफेलोकोडल। इसके बाद है प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न, जो कहता है कि सबसे पहले बच्चे का स्पाइनल कोड और स्टमक एरिया डेवलप होता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है, यानी कि उसकी जो आर्म्स हैं एंड उसके बाद जो फिंगर्स हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट का रेट है, जो डेवलपमेंट की स्पीड है, वो अंदर से यानी कि शरीर के सेंटर पार्ट से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ एक्सट्रीमिटीज की तरफ एक्सटेंड करती है। अभी इसी को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप चाहे तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो वर्ड सफेलोकोडल है, उसमें वर्ड सी का क्या मतलब है, सिर, एंड पी का मतलब है पैर, यानी सिर से लेकर पैर तक। तो सफेलोकोडल से ही आप नाम को याद रख सकते हैं, सी मतलब सिर, पी मतलब पैर। सो सिर से लेकर पैर तक जो हो रहा है उसका नाम है सफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल आप दूसरा जो है अदर अल्टरनेटिव के थ्रू याद रख सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत, जो कहता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जो माँ की गर्भ से शुरू होकर तब तक चलती है जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती। यानी बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। क्लियर। इसके बाद है कि नो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैपन्स अब्रप्टली, ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन। यानी ये जो डेवलपमेंट के स्टेजेस है ना, ये एकदम से नहीं हो जाती, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक ऐसी प्रोसेस है जहां पिछली स्टेज के ऊपर अगली स्टेज डिपेंडेंट होती है। जैसे कि इन्फेंसी के बाद आती है चाइल्डहुड और चाइल्डहुड के बाद आती है अडोलसेंस। तो ओवरऑल ये जो स्टेजेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और पिछली स्टेज के ऊपर ही अगली स्टेज डिपेंड करती है, उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करती है। आगे है कि जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, वो इस तरह से प्लान, इस तरह से ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए कि जो बच्चे की नेचुरल पेस है, जो उसके डेवलपमेंट की स्पीड है, वो उसको फॉलो करती हो। तो बस इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, जो बस हमें सजेस्ट करता है कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले स्टार्ट होकर तब तक चलती है जब तक उस इंसान की डेथ नहीं हो जाती। क्लियर।
अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। तो जैसे कि हमें पता है कि हर पर्सन यूनिक होता है, अलग होता है औरों से, उसी तरह जो उसके विकास की गति है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी हर पर्सन डिफरेंट रेट यानी डिफरेंट स्पीड से डेवलप करता है। और इस डिफरेंस का कारण क्या है? तो वो है जेनेटिक्स, यानी जो पेरेंट्स से आने वाले ट्रेट्स हैं वो। इसी के साथ एनवायरनमेंट, यानी फैमिली, फ्रेंड्स और पर्सन के सोसाइटी। फिर है न्यूट्रिशन, यानी जो पर्सन की लाइफस्टाइल है उसके कारण। और लास्ट है उसके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन को, जिससे उसकी डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट से औरों से अलग बनती है। अभी यहाँ भी जो पेरेंटिंग एंड एजुकेशन है ना, वो बच्चे की इन सभी यूनिक नीड्स को समझ के उसको कैटर करते हुए बनानी चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो ये कहता है कि हर पर्सन यूनिक है, हर बच्चा अपने हिसाब से अलग है औरों से। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स देखो, हमें पता है कि जो डेवलपमेंट है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज इसके अंदर कई एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट। और ये जो सभी एस्पेक्ट्स है ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू मूव देयर फिंगर्स एंड लेटर इंटीग्रेट्स दिस टू एबिलिटी टू राइट। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट के सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट हुई एंड उसके बाद उसके जो मैच्योरेशन आती आती है उसके फाइन मोटर स्किल्स में, उसके बाद उसके अंदर क्या आई, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो आपस में क्या हुए, दोनों इंटरलेटेड हुए। पहले अगर मोटर डेवलपमेंट ना हुई होती तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी क्या है थी, डिले होनी थी। तो आपस में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन का, ये कहता है कि जो एक डेवलपमेंट का फेज है, एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, वो दूसरे डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के पैटर्न को समझ के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ एक सर्टेन एज में कितनी होनी चाहिए। और इसी तरह डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट भी जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट से चाइल्ड की हाइट और वेट को प्रेडिक्ट करते हैं। और इसी प्रेडिक्शन से हम डेवलपमेंटल डिलेज, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां बच्चे की डेवलपमेंट अपने पीयर ग्रुप से स्लो होती है, उसको भी अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा 1 साल की उम्र तक चलना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या है, एक प्रेडिक्शन है। और अगर वो चलना ना स्टार्ट कर पाए तो ये क्या है, डेवलपमेंटल डिले। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझने के लिए एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अ बेबी इनिशियली मूव्स इट्स होल हैंड टू ग्रैब एन ऑब्जेक्ट, देन ग्रेजुअली लर्न्स टू यूज फिंगर्स प्रिसाइजली। तो इस केस में अगर आप बच्चे को पेन या पेंसिल पकड़ाते हैं, तो चाइल्ड सबसे पहले अपने दोनों हाथों से उस चीज को ग्रैब करेगा। फिर मैच्योरिटी के साथ वो एक हाथ का यूज करेगा एंड लास्ट में जस्ट फिंगर टिप्स का यूज करके लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है ना, ये शिफ्ट हुई है जनरल डेवलपमेंट से स्पेसिफिक तक। जनरल तब तक था जब वो पूरे हाथों का यूज कर रहा था, वो जनरल चीज है। स्पेसिफिक है जब वो स्पेसिफिक अपने फिंगर्स के टिप्स का यूज करके लिखना स्टार्ट कर दे रहा है। और ये एग्जाम्पल डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में सेम है, फिर चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो या इमोशनल हो। इसी के साथ अगर सोशल डेवलपमेंट है तो उस केस में भी बिल्कुल यही रूल फॉलो होता है कि वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है ये इन्फ्लुएंस होती है यानी प्रभावित होती है दोनों जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी से और पर्सन के नियर बाय एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जो उसकी अपब्रिंगिंग है कि जिस तरह से उसको पेरेंटिंग की गई है, उसके फ्रेंड, फैमिली एंड सोसाइटी है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, ये सभी उसके एनवायरनमेंट के अंदर आती है। हेरिडिटी में क्या है, जो उसको ट्रेट्स मिले हैं, जो उसको जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, तो इससे भी डेवलपमेंट बहुत हद तक प्रभावित होती है। A good environment can enhance abilities while a poor environment can limit potential।
अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा है या फिर जो भी वो चाहता है फिजिकली वो कर पा रहा है, तो उसकी जो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ करेंगी। अदरवाइज़ अगर उसको एनवायरनमेंट बुरा है तो उसकी जो पोटेंशियल्स है वो क्या कर जाएँगी? डिक्रीज़ कर जाएँगी। क्लियर? आगे एग्जाम्पल है कि अ चाइल्ड में इनहेरिट इंटेलिजेंस फ्रॉम पेरेंट्स बट देयर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस विल डिटरमाइन हाउ दे यूज इट। तो हो सकता है एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू हाई इंटेलिजेंस मिले, बट उसके नियर बाय एनवायरनमेंट या उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना मिले जहां पर वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगी, यानी कि स्लो हो जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, ये दोनों अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। क्लियर? इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो एनवायरनमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एनवायरनमेंट के एक्चुअल में अंडर में ही आता है कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इसमें क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और वो कौन कौन से एनवायरमेंटल और कल्चर फैक्टर्स होते हैं? तो वो है फैमिली वैल्यूज, उस फैमिली के उस सोसाइटी का ट्रेडिशन एंड कल्चर्स, उसकी जो एजुकेशन स्टेटस है एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ये सभी शेप करते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। इसी के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि उस आर्थिक हालत जो उस फैमिली की है या उस पर्सन की है, वो उसकी एजुकेशन एंड कल्चर बैकग्राउंड, ये सभी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड रेज्ड इन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओरिएंटेड फैमिली may develop different social behavior than one raised in more liberal environment। तो अगर आप बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे जहाँ पर इंटरेक्शंस कम से कम हो या फिर उस वो सोसाइटी के ट्रेडिशंस में या फिर एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो ओवरऑल जो उसकी डेवलपमेंट है वो उस बच्चे के कंपैरिजनली स्लो होगी जो बच्चे के पेरेंट्स उसको ओपनली एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अभी देखो जो डेवलपमेंट है ना, वो एक इस तरह की प्रोसेस नहीं है, ऐसी प्रोसेस नहीं है जो लाइफ लॉन्ग एक तरह से चल रही हो। इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड वो किस तरह के अप्स एंड डाउन्स है वो हम इस प्रिंसिपल में देखेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड इज मोस्ट क्रूशियल स्टेज इन डेवलपमेंट। अभी अर्ली चाइल्डहुड कहा है तो एक्चुअल में यहाँ पर कौन सी स्टेजेस आ जाती है? इन्फेंसी स्टेजेस आ जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आ जाता है, एंड उसके बाद डायरेक्टली आती है अडोलेसेंस पीरियड। तो डेवलपमेंट के इस केस में ये जो 3 स्टेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो इन्फेंसी से जन्म से लेकर इन्फेंसी तक जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली इंक्रीज़ करता है। अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा-सा स्लंप आता है, लेटर चाइल्डहुड में और ज़्यादा स्लंप आ जाता है, एंड फिर एकदम से ग्रोथ आती है एडोलेसेंस पीरियड में। तो ये ओवरऑल ग्राफ है डेवलपमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके? यहाँ अर्ली चाइल्डहुड मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज़ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे है द एक्सपीरियंसेस अ चाइल्ड गेट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स शेप देयर फ्यूचर पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। अगर बच्चे के शुरुआती समय में उसको अच्छी पेरेंटिंग या फिर अच्छा केयर नहीं मिल रहा है, तो जो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट है आगे चलकर, फिर चाहे वो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करें, इंटेलिजेंस या सोशल स्किल्स, वो ओवरऑल क्या होगी? डिक्रीज होंगी, या फिर वो क्या कह सकते हैं कि लिमिट हो जाएगी उस पर्सन की। Early childhood education and positive interaction are essential for overall development। तो समय रहते यानी छोटे बच्चे को अगर हम अच्छे से पालन पोषण करते हैं एंड एक पॉजिटिव इंटरेक्शन लोगों से हम करने का मौका देते हैं, तो उसकी सोशल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स या फिर उसकी फिजिकल स्किल्स, ये सभी स्किल्स जो है ओवरऑल अच्छे से डेवलप होंगी। आगे एग्जाम्पल क्या है कि अ चाइल्ड एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेजेस एट अर्ली स्टेज फाइंड इट ईजियर टू बिकम बाइलिंगुअल। अगर समय रहते ही उसको मल्टीपल लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, तो आगे वो क्या है? बाइलिंगुअल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को स्पीक कर पा रहा है, जैसे कि हिंदी के साथ वो इंग्लिश को, या फिर इसी के साथ जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको स्पीक कर पा रहा है। तो ये तभी हो पाएगा अगर उसकी अर्ली लाइफ स्टेजेस में उसको इंटरेक्शंस के मौके दिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। अभी देखो, एक बच्चा है
बच्चे की ग्रोथ हो चुकी है, यहाँ पर इसी एग्जांपल का यूज करते हैं, बच्चे की ग्रोथ हो चुकी है। अगर उस बच्चे की ग्रोथ के साथ उसकी ओवरऑल बॉडी में मैच्योरिटी नहीं आएगी, यानी कि एक परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक वो बच्चा क्या है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने हाथों को यूज नहीं कर सकता। तो सिर्फ ग्रोथ आने से एक बॉडी में उस पर्सन की एबिलिटी जो है वो एनहेंस नहीं होती। ग्रोथ के साथ एक और चीज आनी जरूरी है जो कि है मैच्योरेशन। नेक्स्ट है पॉइंट में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर नेचुरली ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक पर्सन के इनहेरिटेड होती है, उसके बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर से आती है। स्पेशली अगर हम बात करें मैच्योरेशन की, तो मैच्योर पर्सन क्या है, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली लर्निंग या ट्रेनिंग का इफेक्ट उस पर नहीं होता मैच्योरेशन के केस में। क्लियर। आगे है कि अ चाइल्ड कैन ओनली परफॉर्म सर्टेन एक्शन, वॉकिंग, टॉकिंग, रीजनिंग, व्हेन देयर बॉडी इज मैच्योर इनफ। तो एक पर्सन तब ही वॉक कर पाएगा अगर उसके बोन्स एंड मसल्स इनफ मैच्योर्ड है। टॉक यानी कि वो इससे तभी बात कर पाएगा अगर उसके मसल्स, माउथ मसल्स अच्छे से मैच्योर्ड हैं, एंड वो तभी रीजन यानी कि अपने दिमाग की तर्कशील शक्ति को इस्तेमाल कर पाएगा अगर उसका दिमाग अच्छे से मैच्योर हो चुका है। ओके। सिर्फ ग्रो होने से कुछ नहीं होता, ग्रोथ के बाद आने वाली मैच्योरिटी ओवरऑल डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है। दिस प्रिंसिपल हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस इन लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल जो पेशेंस होनी चाहिए, अभी देखो क्या करते हैं आज के पेरेंट्स की, बहुत अर्ली लाइफ स्टेज में बच्चे को स्कूलिंग करवाने के लिए भेज देते हैं या फिर किसी तरह की ट्रेनिंग दे देते हैं। इस केस में पेरेंट्स को और टीचर्स को भी समझना चाहिए कि एक सर्टेन एज चाहिए, एक मैच्योरेशन चाहिए। जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ जाती, आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आगे वाले स्टेजेस की काम करना शुरू कर दे। तो हमें क्या है, एक पेशेंस चाहिए, एक ठहराव चाहिए उस बच्चे की आगे आने वाली डेवलपमेंट के, ये हमें वेट करना चाहिए। ओके। एग्जाम्पल है कि नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन मेक अ बेबी वॉक बिफोर देयर मसल एंड बोन्स आर रेडी। तो जितनी मर्जी हम उसे ट्रेनिंग करें, जितनी मर्जी हम उसे लर्निंग दें, अगर वो बच्चे के मैच्योरिटी नहीं है बोन्स एंड मसल्स में, तब तक वो बच्चा क्या है, चल फिर नहीं सकता है। क्लियर। ओके, तो खत्म हो गया हमारा ये आज का लेक्चर। 10 के 10 प्रिंसिपल्स हमने कवर अप कर लिए। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा-सा लेंथी लगा हो, बट आप खुद देखिए जो डिटेलिंग यहाँ पर मैंने कवर अप की है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स मैंने बुक्स एंड नोटबुक्स का यूज़ किया है। इनफैक्ट जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने उसको जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको भी ओवरऑल कवर अप किया है, सो दैट आपको एक बेस्ट डाटा मिल सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट भी करना कि हाँ, मेरे को ये आपकी वीडियो ओवरऑल अच्छी लगी, या कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो इस ओवरऑल वीडियो में, तो वो भी मेरे को बता कर जाना।